अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था पाइपलाइन प्रोसेसर, और हमने कहा था पाइपलाइन प्रोसेसर क्या होते हैं। हमने डिज़ाइन करने की बात की थी। हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया था कि पाइपलाइनिंग एक्चुअली क्या होती है। तो हम पाइपलाइनिंग, जब भी हम किसी प्रोसेसर को पाइपलाइन प्रोसेसर बनाते हैं तो हम टेम्पोरल पैरेललिज्म अचीव कर रहे होते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने ये बात कही थी कि जब आप नॉर्मल सिंगल साइकिल स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो मैं फॉर एग्जांपल ऐड x1 कॉमा x2 कॉमा x3 एक इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, वो इसके ऊपर एग्जीक्यूट होती है। तो होता क्या है कि इनिशियली इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड निकाला जाता है। फिर उस मशीन कोड को डिकोड, उस मशीन कोड के चीज़ों को निकाल कर रजिस्टर्ड फाइल से सोर्सेस लिए जाते हैं, और यहाँ पर उसका डेस्टिनेशन एड्रेस भी लगा दिया जाता है साथ ही। जो भी उसका डेस्टिनेशन एड्रेस है, जो कि ये लगा हुआ है यहाँ पर, हमने उसका डेस्टिनेशन एड्रेस भी लगा दिया। फिर हम क्या करते हैं कि हम आगे फिर उसको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो एलयू ऑपरेशन परफॉर्म करता है, हम उसको कंट्रोल सिग्नल्स दे रहे होते हैं। और इवेंचुअली हम डेटा मेमोरी से अगर कोई चीज़ एक्सेस करनी है तो आपकी स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन और लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन डेटा मेमोरी से एक्सेस करती हैं। इवेंचुअली हम वापस जाके रजिस्टर फाइल के ऊपर राइट बैक कर लेते हैं। वही तमाम का तमाम जो काम हो रहा होता है, इट इज़ लाइक अ कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट। ठीक है, तो कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट का मतलब क्या है, एज अ कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट। और हम इसका साइकिल कितना डिसाइड, कैसे डिसाइड करते हैं, हम साइकिल टाइम इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि क्या टाइम, कितना टाइम लगेगा इनपुट को यहाँ से यहाँ तक और वापस आकर रजिस्टर फाइल में राइट करने में। तो जितना टाइम लगेगा उतना हम अपना साइकिल टाइम डिसाइड करेंगे। इसमें मसला ये होता है कि जब आप यूज़ कर रहे होते हैं अपना इंस्ट्रक्शन मेमोरी को, तो आपका ये वाला पार्ट, एलयू वाला पार्ट, डेटा मेमोरी वाला पार्ट अनयूज्ड है। जब ये अनयूज्ड है तो ये पावर तो है, पावर तो ले रहे हैं, और अनयूज्ड है तो क्या होता है, आप उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर सक रहे। तो उसको यूटिलाइज करने के लिए का तरीका क्या है कि हम पाइपलाइन स्ट्रक्चर की तरफ चले जाते हैं। और आजकल के जितने भी प्रोसेसर हैं, ज़्यादातर प्रोसेसर, बल्कि सारे के सारे प्रोसेसर पाइपलाइन होते हैं। अब ये काम कैसे करता है, तो इसकी एग्जांपल आप कोई भी फैक्ट्री की ले लें। दुनिया में कोई भी फैक्ट्री हो या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, उसमें आप वो पाइपलाइन होता है। अच्छा, तो हम एक पाइपलाइन आर्किटेक्चर बना लेते हैं। हम कहते हैं कि भाई एक फ्रूट फैक्ट्री है, ठीक है, उसको हम पाइपलाइन करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हम अलग अलग करें तो हम एक फ्रूट फैक्ट्री को इनिशियली हम कहते हैं फ्रूट आ रहा है तो उसको क्लीन करना है, फिर उसको हमने सॉर्ट करना है। फिर सॉर्ट करने के बाद हमने उसको एक्सट्रैक्शन करनी है उससे जूस की। उसके बाद हमने उसको प्रोसेस करना है। फॉर एग्जांपल जूस जूस में कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड हो रहे हैं या उसकी बॉइलिंग हो रही है या जो भी है। फिर हम उसको कह देते हैं कि वो पैक करेगा उस जूस को, और इवेंचुअली उसको शिप कर देगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारी एक पाइपलाइन है जिसमें 1 2 3 4 5 6 स्टेजेस हैं। ये हमारी 6 स्टेज की पाइपलाइन है। आप जितनी पाइपलाइन बड़ी करेंगी, आप थ्रूपुट इम्प्रूव कर रहे होते हैं। आप जितनी भी पाइपलाइन बड़ी करेंगे, आप थ्रूपुट इम्प्रूव कर रहे होते हैं। तो जब से फर्स्ट बैच ऑफ फ्रूट आया है, तो मैं कहता हूँ ये स्क्वायर में फर्स्ट बैच ऑफ फ्रूट था। तो पहले से स्टार्ट टाइम 0 था, तो 0 टाइम के बाद पहला बैच आया। जो ही पहला बैच क्लीन हुआ, 1 घंटे के बाद हमने पहले बैच को नेक्स्ट प्रोसेस में भेज दिया। जब फर्स्ट आवर से सेकंड आवर तक सेकंड प्रोसेस हो रहा है, लेकिन उसी टाइम पे हमारा दूसरा बैच आ गया क्लीन होने के लिए। ठीक है, तो वो क्लीन हो रहा होगा। जो ही 1 घंटा और गुजरेगा तो ये वाला प्रोसेस, ये वाला बैच आगे चला जाएगा। अब हम इससे जूस एक्सट्रैक्ट करेंगे, सॉर्ट हो गया, अब हम जूस एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसी टाइम में ये वाला फ्रूट क्लीन हो चुका होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर सॉर्टिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हमसे कहते हैं नेक्स्ट बैच ये आ रहा है, तो नेक्स्ट बैच अपनी क्लीनिंग कर रहा होगा। फिर से एक और आवर गुजरता है, तो आपका क्या होगा, ये वाला बैच आगे आ जाएगा, ये प्रोसेस हो होगा। प्रोसेस फॉर एग्जांपल हम इसमें से इसको बॉईल कर रहे हैं, या इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर रहे हैं, या इसके अंदर कुछ शुगर एडिशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। इसी टाइम के ऊपर ये जो आपका ये ट्राइंगल है, ये आगे चला जाएगा, ये अपने काम करना शुरू हो जाएगा। अपना काम क्या है, एक्सट्रैक्शन। और ये वाला बैच यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद सिर्फ फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सर्कल वाला बैच, तो उसकी एक्सट्रैक्शन। अगर हम नॉर्मल इस प्रोसेस को एज इट इज लें, तो एक जूस मैन्युफैक्चरिंग का टोटल टाइम 6 आवर्स था रफली। तो 6 आवर्स के अंदर आपका एक जूस का शिपमेंट रेडी हो जाता था। तो ये इसकी लेटेंसी थी। लेटेंसी कितनी, 6 आवर्स। तो इस सर्कल, इस रेक्टेंगल या स्क्वायर को भी बनने में 6 आवर्स ही लगेंगे।
तो लेटेंसी दोनों की सेम है, पाइपलाइन की भी और सिंगल साइकिल की भी। अगर आप सिंगल साइकिल में करेंगे तो एक एक घंटे में आप काम करते रहेंगे, लेकिन जब हम थ्रूपुट की बात करते हैं तो यहाँ पे थ्रूपुट डिफरेंट है। ये हर एक घंटे बाद एक शिपमेंट निकाल रहा है, और वो हर एक घंटे बाद, हर 6 आवर्स बाद एक शिपमेंट निकाल रहा था। तो फर्क क्या है, थ्रूपुट का फर्क है। वहां पे थ्रूपुट क्या थी, आफ्टर 6 आवर्स आपकी थ्रूपुट 1 थी, और यहाँ पर आपकी आफ्टर 6 आवर्स थ्रूपुट रफली 6 होगी। 6 आवर्स आपकी थ्रूपुट कितनी होगी, 6। तो यहाँ पे आप 6 शिप्स या 6 शिपमेंट कर चुके हैं। ये एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इसी तरह हमने जो आर्किटेक्चर पढ़ा था, हम उसको भी क्या करते हैं, पाइपलाइन कर लेते हैं। पाइपलाइन को हम कैसे करते हैं कि वो जो हमारा मेन आर्किटेक्चर, तो उसको डिवाइड कर देते हैं कुछ स्टेजेस के ऊपर। हम कहते हैं पहला स्टेज हम इंस्ट्रक्शन फेच का बना देंगे, दूसरा स्टेज हम इंस्ट्रक्शन डिकोड का बना देंगे, तीसरा स्टेज हम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट का बना देंगे, चौथा स्टेज हम इंस्ट्रक्शन मेमोरी का बना देंगे, पांचवा स्टेज हम इसका राइट बैक का बना देंगे। हमने तो वो एग्जांपल शो की थी, उसमें हर जो फ्रूट वाली एग्जांपल थी उसमें हर प्रोसेस 1 घंटे का टाइम ले रहा था। यहाँ पे हमने उसी एग्जांपल के लिए, ये हमारा सिंगल साइकिल कैलकुलेशन थी जो हमने लास्ट टाइम हो, तो जो हम सिंगल साइकिल की स्पीड कैलकुलेट कर रहे थे, वो जो एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसमें हमने डिफरेंट टाइम लिया था कि फॉर एग्जांपल फेच होने में 200 लगते हैं, डिकोड होने में 100 लगते हैं, आपके एग्जीक्यूट होने में से मजीद 150 समथिंग लगते हैं, 130 लगते हैं, फिर आपकी इंस्ट्रक्शन डेटा राइट रीड में फिर 200 लगते हैं, और इवेंचुअली राइट मेमोरी में, राइट रजिस्टर में से 80 या 90 पिको सेकेंड्स और लगते हैं। तो ये आपके पास टाइम है। तो यहाँ पर हो रहा है क्या कि एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में आपके रफली 700 पिको सेकेंड्स लग रहे हैं, दूसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने में आपको 1400 पिको सेकेंड लग रहे हैं, तीसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने में आपके 2100 पिको सेकेंड लग रहे हैं। तो टोटल 3 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने में जो आपका टोटल टाइम लगेगा, दैट इज रफली अकाउंट 2100 पिको सेकेंड्स। और थ्रूपुट आपके पास कितना है, 3। तो अगर हम 2100 पिको सेकेंड के ऊपर थ्रूपुट मेजर करें तो आपका क्या होगा, 3। अब हम इसी काम को करते हैं। अगर हम ये काम पाइपलाइन करते हैं तो पाइपलाइन में हम क्या करेंगे कि से फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी फेच हो रही है, जो ही वो फेच हुई, अपना काम उसने किया, फेच करने के बाद बेसिकली हम क्या करते हैं, फेच है क्या, पहले आप ये समझ लें। आपका जो फेच है, बेसिकली आप इंस्ट्रक्शन को लेते हैं फ्रॉम मेमोरी, इंस्ट्रक्शन मेमोरी, और उसको आप क्या कर रहे होते हैं, उसके अंदर से उसका मशीन कोड निकाल रहे हो। और डिकोड में आप क्या करते हैं कि डिकोड में आप उस मशीन कोड को अपने डिकोड सिस्टम को देते हैं। वो क्या करता है, एक तो इस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितना भी डेटा है, सोर्सेज हैं जो भी, तो दोनों सोर्सेज निकाल देगा, सोर्स 1 एंड सोर्स 2 एंड डेस्टिनेशन रजिस्टर, जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन के अंदर डेटा पड़ा हुआ है। अगर इमीडिएट है तो इमीडिएट भी निकाल देगा। इसके अलावा आपका डेस्टिनेशन है तो डेस्टिनेशन भी एक्सट्रैक्ट करेगा। पहले तो इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, अगर आपको इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट याद हो तो उसमें क्या होता था, उसका ऑप कोड, उसकी तो उस चीजों को सेपरेट करके सोर्स का एड्रेस लेगा, उस एड्रेस से डेटा आपको प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह सोर्स 2 का एड्रेस लेगा, उस सोर्स 2 का अगर रिक्वायर्ड है तो सोर्स 2 का डेटा आपको दे देगा। तीसरी चीज इमीडिएट, अगर इमीडिएट है किस स्टाइल में है, उस इमीडिएट को जो भी फॉर्मेट देना है वो फॉर्मेट दे देगा। दूसरी चीज आपकी डिकोड इंस्ट्रक्शन क्या करती है, वो आपकी कंट्रोल यूनिट के को ऑपकोड देती है, और कंट्रोल यूनिट ऑपकोड को लेकर आपके सिग्नल जनरेट करेगा। ये आपकी स्टेज नंबर 2 हो गई। स्टेज नंबर 3 क्या है, एग्जीक्यूट, जिसमें आपका एएलयू इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल अगर ऐड की इंस्ट्रक्शन है तो ऐड का ऑपरेशन होगा, सब की इंस्ट्रक्शन है तो सब का ऑपरेशन होगा। अगर से आपके पास एसएलटी की इंस्ट्रक्शन है तो एसएलटी का ऑपरेशन होगा। ब्रांच इफ इक्वल की इंस्ट्रक्शन है तो कंपैरिजन चलेगा। इसी तरह आपकी और एग्जांपल है, एंड की इंस्ट्रक्शन है तो एंड का ऑपरेशन होगा, और की इंस्ट्रक्शन है तो और का ऑपरेशन होगा। ये एग्जीक्यूशन का टाइम है। मेमोरी स्टेज कब चाहिए होती है, कि मेमोरी स्टेज जब हम रीड करें या मेमोरी को राइट कर रहे हो। तो रीड और राइट में आपको मेमोरी स्टेज चाहिए होता है, जिसमें आपकी लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन और स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन बेसिकली आपकी मेमोरी को यूज करती हैं। राइट बैक इंस्ट्रक्शन क्या है कि जब हम अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं और हमने वापस राइट बैक करना है अपनी रजिस्टर फाइल के ऊपर, जैसे ऐड x1, x2, x3 की इंस्ट्रक्शन है, तो x2 वापस क्या हो रहा है, इन दोनों को ऐड करके इसको x2 को x1 को वापस क्या करेगा, राइट बैक करेगा, x2 प्लस x3, और x1 इवेंचुअली क्या करेगा, राइट बैक। तो हमने ये अपनी इस पाइपलाइन को बेसिकली 5 स्टेजेस में कन्वर्ट कर दी है। इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन की लेटेंसी है दैट इज 700 पिको सेकेंड। इसी तरह दूसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो 1400, मैंने से इसको राउंड कर दिया थोड़ा सा, और तीसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी वो 2100। तो 2100 तक थ्रूपुट कितनी है, 3 है। इंस्ट्रक्शन की लेटेंसी कितनी है, 680
पिको सेकेंड। अब यहाँ पे जब हम इसी स्ट्रक्चर को पाइपलाइन कर लेते हैं तो पहली इंस्ट्रक्शन फेच होगी तो उसको 200 पिको सेकेंड चाहिए, ठीक है। पहली इंस्ट्रक्शन फेच हुई साइकिल 1 के ऊपर। अब जो ही साइकिल 2 आएगा, तो हम क्या करेंगे, जब साइकिल 2 आएगा तो हम क्या करेंगे, लेकिन उसी टाइम पे एक और इंस्ट्रक्शन आ जाएगी जो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है। उस इंस्ट्रक्शन नंबर 2 को मैं फेच कर रहा हूँ, लेकिन इंस्ट्रक्शन नंबर 1 क्या हो रही है, डिकोड हो रही है। अब क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद फिर आप क्या करेंगे, जब वो साइकिल टाइम गुजरेगा फिर आप यहाँ पर 200 पिको सेकंड के बाद यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये 200 पिको सेकंड और गुजरा तो आप यहाँ पर आ गए। अब 200 पिको सेकंड में क्या होगा कि ये वाली जो पहली इंस्ट्रक्शन जो भी है ये एग्जीक्यूट हो रही होगी, लेकिन जो दूसरी इंस्ट्रक्शन वो फेच हो चुकी है वो क्या हो रही होगी, डिकोड हो रही होगी। जो तीसरी इंस्ट्रक्शन है वो अब फेच हो रही होगी। अब नेक्स्ट स्टेज के ऊपर फिर ये 200 पिको सेकंड के बाद यहाँ पे फिर 200 पिको सेकंड लें, तो अब ये जो पहली वाली इंस्ट्रक्शन है ये आपके पास अब मेमोरी ऑपरेशन करिए, मेमोरी को रीड करना है या राइट करना है, डिपेंड करता है। वो इंस्ट्रक्शन शायद ना भी कर रही हो, लेकिन उसको इस प्रोसेस से गुजरना जरूर है। अगर से वो इंस्ट्रक्शन रीड और राइट नहीं भी करी तो इस प्रोसेस से गुजरेगी, क्योंकि अगर वो आप जंप नहीं करा सकते इस प्रोसेस को, तो इस प्रोसेस उसको हम गुजारेंगे, ठीक है। इसी टाइम के ऊपर जो दूसरी इंस्ट्रक्शन है वो आपके पास ये मेमोरी में है तो ये एग्जीक्यूट हो रही होगी। तीसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो आपके पास फेच थी, अब वो डिकोड हो रही है। और आपके पास यहाँ पे जो फोर्थ इंस्ट्रक्शन आ रही होगी, फोर्थ इंस्ट्रक्शन इस वक्त आपके पास फेच हो रही होगी। इसी तरह फिर नेक्स्ट 200 पिको सेकंड के अंदर यहाँ पर होगा क्या कि ये वाली इंस्ट्रक्शन अब रजिस्टर को राइट बैक कर रही होगी, ठीक है। ये वाली इंस्ट्रक्शन मेमोरी ऑपरेशन कर रही होगी, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होगी और ये इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही होगी। और आपके पास फिफ्थ वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो आपके पास क्या हो रही होगी, फेच हो रही होगी। अब ये टोटल टाइम जो कंप्लीशन का लगा है 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200, ये आपका टोटल लगा है 1000 पिको सेकेंड। ये बेसिकली लेटेंसी है। तो 1000 पिको सेकेंड के बाद इसने एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर ली जब सिस्टम स्टार्ट हुआ, लेकिन जो ही 1200 पिको सेकेंड होगा इसकी दूसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। जो ही 1400 पिको सेकेंड होगा इसकी तीसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसी तरह 1600 पिको सेकेंड के ऊपर चौथी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। अब अगर आप गौर से देखें, अगर हम देखें तो इसकी 3 इंस्ट्रक्शंस कितने टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट हो रही हैं। पहली इंस्ट्रक्शन हुई थी 1000 पे, दूसरी हुई थी 1200 पे, तीसरी किस पे हुई थी 1400 पे। और यहाँ पे 3 इंस्ट्रक्शंस कितने टाइम पे हुए हैं 2100 पे। अगर आप इस प्रोसेस को चलाते जाएं तो आप देखेंगे ये तकरीबन 2100 तक काफी ज्यादा स्टेटमेंट्स कर चुका होगा। तो जब भी आप किसी सिस्टम को पाइपलाइन करते हैं तो पाइपलाइन करने में फायदा आपको क्या होता है कि आपका सिस्टम क्या होता है, उसकी थ्रूपुट इंप्रूव हो जाती है। तो इस केस में हमने देखा कि ये जो सारा का सारा सिस्टम था इसकी थ्रूपुट अच्छी खासी इंप्रूव हो गई है, ये इससे स्पीड अप हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमने एक चीज को नोटिस करना है कि अगर आप इस स्टेज के ऊपर देखें, यहाँ पे 200 पिको सेकंड लग रहा था और यहाँ पे जो मैक्सिमम वाला पार्ट था उसको 200 पिको सेकंड लगा था, बाकी जो छोटे वाले हिस्से थे वो जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमने हर एक को 200 पिको सेकंड देना है, तो ये 200 पिको सेकंड में तो होगा क्योंकि इसको ये टाइम चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये वाली इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, ये इंस्ट्रक्शन जल्दी फारिग हो गई है, तो इसको फिर वेट करना पड़ेगा जब तक ये वाला काम कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन पिछले वाले स्टेज के ऊपर पड़ी है, ये अगले वाले स्टेज के ऊपर पड़ी है। इसी तरह ये वाली इंस्ट्रक्शन उससे पिछले वाले स्टेज के ऊपर पड़ी है, तो ये अपना काम अपना टाइम वेट करेगी। क्योंकि हम अगर इसको जल्दी करा भी दें तो ये जब तक कंप्लीट नहीं हुई होगी तो इसको कराने का फायदा नहीं है, ये अगली पाइपलाइन के अंदर मूव नहीं हो सकता। क्योंकि अगला वाला जो प्रोसेस है, अगला वाला प्रोसेस के बाद क्या है, मेमोरी रीड राइट का, तो ऑलरेडी बिजी है इस इंस्ट्रक्शन के साथ, तो आप उसको कैसे ये वाली इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा। इन्होंने इस जो सारा का सारा स्ट्रक्चर है उसको बना दिया। अब ये क्या है, ये आपका जो IM लिखा हुआ है ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन मेमोरी है। IM क्या है, इंस्ट्रक्शन मेमोरी। RF क्या है, रजिस्टर फाइल। DM क्या है, डेटा मेमोरी। RF फिर क्या है, रजिस्टर फाइल। पहली चीज जो नोट करने की, रजिस्टर फाइल 2 दफा यूज हो रही है हर उसके ऊपर। अब ये आपका कंप्लीट पाइपलाइन है, ये आपकी कंप्लीट क्या है, पाइपलाइन है। ऊपर जो दिए गए हैं ये आपका साइकिल्स है, ऊपर जो दिए गए हैं ये आपके क्या है, साइकिल्स हैं। और यहाँ पर जो दी गई है ये आपकी इंस्ट्रक्शन है, पहली इंस्ट्रक्शन 1 2 3
4 5 6 और हर इंस्ट्रक्शन इक्वल साइज की है 32 बिट की और हर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने में सेम टाइम लेगी। लेटेंसी हर इंस्ट्रक्शन की क्या है, सेम है। हमने मल्टी साइकिल आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा, वहां पे हर इंस्ट्रक्शन की लेटेंसी डिफरेंट होती है। यहाँ पे हर इंस्ट्रक्शन की लेटेंसी सेम है। आपके सिस्क के जितने सिस्टम्स हैं वहां पे भी लेटेंसी हर इंस्ट्रक्शन की डिफरेंट होती है। अब वो देखिए यहाँ पर इस प्रोसेस को हम समझते हैं। अब प्रोसेस में हमने क्या किया कि आपकी इसको इसको हम कहते हैं, ये हमारे पाइपलाइन रजिस्टर्स हैं। ये हमारे क्या हैं, पाइपलाइन रजिस्टर। तो जो ही पहले साइकिल आया तो पहली इंस्ट्रक्शन आपके पास, पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर लोड कर लेगा। मुझे इस तरीके से बात करनी, पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस 0 है, दूसरी का 4 है, तीसरी का से 8 है, चौथी का 6 C है, अगली का 1 0 होगा, फिर ये इसी तरह 1 4 होगा। जो ही आपके पास पहला साइकिल आएगा तो आपकी पहली वाली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आपका प्रोग्राम काउंटर पॉइंट करके आपकी इंस्ट्रक्शन मेमोरी पे रख देगा। जो ही वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी पे वो एड्रेस रखेगा तो आपकी इंस्ट्रक्शन लोड हो जाएगी, उसका मशीन कोड आ जाएगा। इसको कहते हैं पहली वाली इंस्ट्रक्शन क्या हुई है, फेच की गई है। कहां से फेच की गई है, इंस्ट्रक्शन मेमोरी से। जो ही दूसरा साइकिल चलेगा तो ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बेसिकली इसको क्लॉक मिल रही होती है। इसको जो ही क्लॉक मिलेगी तो ये इंस्ट्रक्शन का जो भी रिजल्ट है ये इसको आगे रजिस्टर फाइल को दे देगा। अब रजिस्टर फाइल क्या करेगी, इस इंस्ट्रक्शन को क्या करी होगी, डिकोड करी होगी। डिकोड का मतलब मैं ऑलरेडी समझा तो चुका हूं कि इसके अंदर रिलेटेड जो भी डेटा है वो एक्सेस करेगी। क्योंकि इंस्ट्रक्शन के पास तो एड्रेसेस होते हैं, सोर्स 1 का एड्रेस, सोर्स 2 का एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस और ऑप कोड और आपके फंक्शन 3 बिट और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो उसकी बेसिस के ऊपर इस इंस्ट्रक्शन के एक तो कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करेगा। इस लोड इंस्ट्रक्शन के जो भी कंट्रोल सिग्नल्स है, इसकी सोर्स 1 क्या है, सोर्स 2 क्या है और इसका डेस्टिनेशन रजिस्टर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, तो ये सब एक्सट्रैक्ट करेगा ये यहाँ पर, जो कि आपको नजर भी आ रहा है। ये बता रहा है कि S0 इसको चाहिए, इमीडिएट को इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया, 40 को ये आगे दे रहा है। लेकिन इसी सेम टाइम के ऊपर ये जो आपका इंस्ट्रक्शन मेमोरी वाला यूनिट है वो उसने अब यहाँ पे नीचे दिखाया हुआ है। ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी वाला यूनिट इस वाली इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कर चुका होगा +4। तो वो इस ऐड की इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा होगा, निकाल रहा होगा, फेच कर रहा होगा। तो इसको हम कहेंगे ये फेच हो रहा है, ये वाला डिकोड हो रहा है। इसी तरह जो ही नेक्स्ट क्लॉक साइकिल चलेगा अब ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। अब एग्जीक्यूशन में ये क्या करिए कि S0 का जो भी डेटा था 32 बिट का, अच्छा याद रखें वो S0 का डेटा इस रजिस्टर में सेव होगा। इसको हम कहते हैं पाइपलाइन रजिस्टर। इसको हम क्या कहते हैं, पाइपलाइन रजिस्टर। वो 32 बिट में S0 का डेटा और 40 भी 32 बिट में सेव होगा। तो एग्जीक्यूशन स्टेज में ये S0 और 40 को ऐड करेगा और एक एड्रेस बना देगा। ये वाला क्या कर रहा होगा, ये इस ऐड की इंस्ट्रक्शन के जो कंटेंट है इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा। तो हम क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि ऐड की इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर रहे हैं। और यहां पे ये वाला क्या कर रहा होगा, ये सब की इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहा होगा। इसी तरह नेक्स्ट साइकिल के अंदर ये क्या करेगा कि लोड की इंस्ट्रक्शन क्या करती है, डेटा मेमोरी को यूज करती है। तो ये लोड की इंस्ट्रक्शन में ये जो एड्रेस कैलकुलेट हुआ है, इस एड्रेस के ऊपर जाकर S2 की वैल्यू को, सॉरी इस एड्रेस को लेगा और इस एड्रेस से चीज को उठाकर S2 के अंदर डालना है इसने। तो यहाँ पे S2 के लिए ये इस डेटा मेमोरी को एक्सेस कर रहा है, इस एड्रेस को वहां पे उसको वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। और यहाँ पर ये वाला क्या कर रहा है, इसको हम कहेंगे ये स्टेज है, इसको हम कहेंगे ये मेमोरी स्टेज के ऊपर है। जबकि ये वाला जो ऐड की इंस्ट्रक्शन है ये क्या करेगी, S9 को और S10 को ऐड करेगी और रिजल्ट निकाल देगी इन दोनों का, S9 प्लस S10। अब इसको सेव नहीं कह सकते, ये रिजल्ट निकाले तो हमने कहा ये एग्जीक्यूशन स्टेज। इसके बाद ये नीचे वाली जो इंस्ट्रक्शन है, जो सब की इंस्ट्रक्शन है, ये बेसिकली क्या करी होगी, ये आपकी डिकोड स्टेज के ऊपर होगी। और ये जो एंड की इंस्ट्रक्शन है ये आपके पास किस स्टेज पे है, फेच। तो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड मेमोरी। तो आप इसको नीचे से ऊपर लिखें तो ज्यादा आसान है। इसी तरह जो नेक्स्ट 5th क्लॉक साइकिल आएगा तो 5th क्लॉक साइकिल के ऊपर ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ये रजिस्टर फाइल को राइट करी होगी। तो हम इसको कहते हैं राइट स्टेज। जो आपकी LW की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये क्या करी होगी, रजिस्टर फाइल को राइट करेगी। ये जो इस एड्रेस के ऊपर से डेटा उठाया उसको उठाकर S2 में सेव करिए। इसी तरह इस केस में ऐड की इंस्ट्रक्शन कोई भी मेमोरी से काम नहीं है, लेकिन ये मेमोरी के अंदर, मेमोरी वाले प्रोसेस के अंदर होगी। आपकी सब की इंस्ट्रक्शन क्या हो रही होगी, तो हम इसको कहते हैं ये मेमोरी ऑपरेशन कर रही है। ये सब की इंस्ट्रक्शन क्या करी होगी, ये ALU ऑपरेशन करी होगी, हम इसको कहते हैं ये एग्जीक्यूट हो रही है। ये एंड की इंस्ट्रक्शन क्या करी होगी, ये डिकोड हो रही होगी। और SW की इंस्ट्रक्शन क्या हो रही होगी, ये फेच हो रही होगी। तो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, मेमोरी
और राइट। तो अगर आप इसको समझे तो ये इस तरीके से बन रहा है, बेसिकली ये डेटा इस तरीके से फॉलो हो रही साइकिल्स इस तरीके। तो ऑलरेडी आपके तमाम के तमाम जो पाइपलाइन के हिस्से हैं, या आप ऐसे कह लें जो आपके प्रोसेसर के जितने भी पार्ट्स हैं, वो तमाम के तमाम को आप यूटिलाइज कर रहे हो। जो आपकी ये पाइपलाइन है ना, ये तकरीबन 3.4 टाइम्स फास्टर है टू दैट ऑफ दिस पाइपलाइन। कितने टाइम्स फास्टर है? 3.4 टाइम्स। होना तो इसका ये चाहिए था कि ये 5 टाइम्स फास्टर होती टू दैट ऑफ दिस पाइपलाइन, लेकिन 3.4 टाइम्स फास्टर है। क्यों 3.4 टाइम्स फास्टर है? क्योंकि ये जो टाइम हमने ज़ाया किए हैं, ये इसकी वजह से 3.4 टाइम फास्टर है, 5 टाइम्स फास्टर नहीं है। लेकिन जब हमने वो फूड फैक्ट्री वाली एग्जांपल ली थी, तो हमने कहा था दैट इज एक्चुअली 6 टाइम, उसकी थ्रूपुट 6 टाइम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ योर नॉर्मल सिंगल साइकिल प्रोसेस। लेकिन इस वाले प्रोसेस की जो थ्रूपुट है वो 3.4 टाइम्स ज़्यादा होगी टू दैट ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, तो ये इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिए। इस वजह से जो इसको कहते हैं ना ओवरहेड आ रही है, इसको बाकी प्रोसेस को वेट करना पड़ा है ताकि हम हर एक को इक्वल टाइम दें। तो इस वजह से थोड़ा सा डिले, आपका जो लेटेंसी है वो ज़्यादा हुई है, लेकिन आपकी थ्रूपुट इस पाइपलाइन आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर की वजह से इम्प्रूव हो रही है। इस पाइपलाइन में आपकी रजिस्टर फाइल 2 दफ़ा यूज़ हो रही है। एक रजिस्टर फाइल जब ये लोड की इंस्ट्रक्शन साइकिल 2 पे पहुंची, तो ये रजिस्टर के अंदर से रीड कर रही है। क्या कर रही है? रजिस्टर के अंदर से रीड कर रही है। और जब ये इंस्ट्रक्शन 5th वाले साइकिल के ऊपर पहुंची, तो ये रजिस्टर के अंदर राइट कर रही है। अब इसका फायदा क्या होगा? देखें, रजिस्टर फाइल हमारा इस प्रोसेस में 2 दफ़ा यूज़ हो रहा है। रजिस्टर फाइल हमारे पास इस प्रोसेस में कितनी दफ़ा यूज़ हो रहा है? 2 दफ़ा यूज़ हो रहा है। जब ये प्रोसेस में 2 दफ़ा यूज़ हो रहा है, तो हमने इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करा है। तो वो क्या कर रहा है कि जो आपका टोटल क्लॉक साइकिल होता है, उस क्लॉक साइकिल को फर्दरली 2 साइकिल्स में डिवाइड कर रहा है। इसके फर्स्ट हाफ के अंदर ये इसको राइट कर रहा है, उसके सेकेंड हाफ के अंदर ये इसको क्या कर रहा है? रीड कर रहा है। किसको? रजिस्टर फाइल को। तो रजिस्टर फाइल को ये फर्स्ट हाफ के अंदर राइट कर रहा है, उसको सेकेंड हाफ के अंदर क्या कर रहा है? रीड कर रहा है। डेटा मेमोरी को यूज नहीं करी, इसलिए हमने इसको वाइट किया हुआ है। अब उसी तरह रजिस्टर फाइल 2 हाफ में यूज हो रही है। इंस्ट्रक्शन मेमोरी हर बार यूज हो रही है, रजिस्टर फाइल हर बार यूज हो रही है, एलयू हर बार यूज हो रहा है। ये ग्रे इंडिकेट कर रहा है कि एलयू यूज हो रहा है। ठीक है, लेकिन डेटा मेमोरी यहाँ पे यूज हो रही है, वो एसडब्ल्यू इंस्ट्रक्शन में यूज हो रही है। बाकी डेटा मेमोरी का ऐड की इंस्ट्रक्शन, सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन, एंड की इंस्ट्रक्शन से कोई काम नहीं है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर देखें, रजिस्टर फाइल यहाँ पे यूज हो रहा है, 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 और यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, क्योंकि एस डब्ल्यू की इंस्ट्रक्शन रजिस्टर फाइल के ऊपर वापस, इसमें कोई डेस्टिनेशन होती ही नहीं है। आपकी एस डब्ल्यू की इंस्ट्रक्शन कर ही क्या है कि यहाँ पे ये एड्रेस कैलकुलेट किया और इस एड्रेस के ऊपर उठा के S6 के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको रख दिया। तो यहाँ पे आपकी रजिस्टर फाइल यूज नहीं हो रही। तो अगर ये हमारे पास सिंगल साइकिल पाइपलाइन है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इस सिंगल साइकिल पाइपलाइन को देखें तो ये आपके पास इंस्ट्रक्शन मेमोरी थी, रजिस्टर फाइल थी, डेटा मेमोरी थी, और फिर वापस आप रजिस्टर फाइल के ऊपर राइट कर रहे थे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम इसको देखें, तो हम इसी जो सिंगल साइकिल का पाथ है, ये जो सिंगल साइकिल का पाथ है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू पाइपलाइन। पाइपलाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमने यहाँ पर पाइपलाइन पाइपलाइन रजिस्टर्स लगा देना है। पाइपलाइन रजिस्टर, पाइपलाइन रजिस्टर, पाइपलाइन। हमने 4 पाइपलाइन रजिस्टर्स लगाने की, 4 पाइपलाइन रजिस्टर लगाने से हमारी जो ये सिंगल साइकिल का डेटा पाथ है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पाइपलाइन आर्किटेक्चर, पाइपलाइन मार्केट आर्किटेक्चर। तो इसमें टोटल 5 स्टेजेस बनेंगे। इस स्टेज को हम कहते हैं, ये हमारा फेच स्टेज है, जिसके अंदर हम इंस्ट्रक्शन मेमोरी को एड्रेस देंगे। उस एड्रेस से हम उस इंस्ट्रक्शन को उठा रहे होंगे, उसका मशीन कोड एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे। डिकोड स्टेज के ऊपर हम क्या करते हैं कि इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर रहे होते हैं। तो उसमें से हम सोर्स 1, सोर्स 2, डेस्टिनेशन 1, 2 का एड्रेस और डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा आप कंट्रोल यूनिट्स जनरेट करते हैं, और कंट्रोल यूनिट्स कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करते हैं। और कंट्रोल सिग्नल्स बेसिकली करते हैं क्या है? इस पूरे के पूरे सेटअप को कंट्रोल करते हैं। एक चीज़ आप और से देखिए, ये रजिस्टर फाइल बनी हुई है, उसके ऊपर क्लॉक लगी हुई है। इसको मैं फिर बाद में डिस्कस करता हूँ। इसी तरह ये हमारे पास एग्जीक्यूट की स्टेज है। एग्जीक्यूट स्टेज क्या करी होगी? जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ए लूप करेगा, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टी एंड है, और है, तो ये तमाम के तमाम ऑपरेशन परफॉर्म करेगा आपका ए लूप।
फिर आपका फिर पाइपलाइन रजिस्टर है, उसके बाद आपकी डेटा मेमोरी, अगर लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है तो वो भी डेटा मेमोरी को यूज करेगी, स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन है वो भी डेटा मेमोरी को, और इवेंचुअली आप राइट बैक करें। तो रजिस्टर फाइल याद रखें एक ही है लेकिन 2 दफा यूज हो रही है। पहले साइकिल के हाफ में ये राइट करेगी, साइकिल के सेकेंड हाफ में ये क्या करेगी, रीड करेगी। जो हमने ये पाइपलाइन रजिस्टर्स डाले ये करते क्या है, ये पाइपलाइन रजिस्टर्स बेसिकली ये काम कर रहे होते हैं कि जब आपके पास पहला साइकिल आया हो, मैं एक रफ सा प्रोग्राम लिखता हूँ, इसको देखते जाएं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन x1 कॉमा 4 कॉमा x2, फिर आपके पास ऐड की इंस्ट्रक्शन है x3 कॉमा x4 कॉमा x5, फिर आपके पास एंड की इंस्ट्रक्शन है x6 कॉमा x7 कॉमा x8, फिर हम से कह देते हैं और आई की इंस्ट्रक्शन है तो होगा x9 कॉमा x10 कॉमा -25, ठीक है। उसके बाद से हम कहते हैं स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन है, हम कहते हैं x11 कॉमा x कॉमा से 5 या 8 कर देते, फिर कॉमा x12, ठीक है। उसके बाद से कोई भी इंस्ट्रक्शन और डाल देते हैं, हम ऐड आई की को इंस्ट्रक्शन डाल देते हैं x13 x14 कॉमा 1, ठीक है। अब आपका प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, आपका प्रोग्राम काउंटर इनिशियल इस एड्रेस के ऊपर पड़ा होगा जो लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है। तो जो ही पहली इंस्ट्रक्शन पहले साइकिल आएगा तो आपकी लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम काउंटर 0 एड्रेस डालेगा, उस 0 एड्रेस के ऊपर लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन पड़ी है तो आपकी लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आ जाएगी। ये पहले साइकिल के ऊपर हुआ, लेकिन याद रखें ये लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन का जो भी डेटा है वो इस रजिस्टर फाइल की इनपुट पे पड़ा हुआ है, उसके इनपुट पे पड़ा हुआ ये रजिस्टर फाइल बेसिकली फ्लिप फ्लॉप से बनी होगी। जो ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी, जो ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो इस लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन का जो भी मशीन डेटा पड़ा हुआ था, ये मशीन कोड पड़ा था, वो इस रजिस्टर के अंदर सेव हो जाएगा। वो इसकी इनपुट भी बन रहा है, वो इंस्ट्रक्शन जो बन रही है वो इसकी इनपुट भी बन रही है। अब जो भी इंस्ट्रक्शन है आपकी, जो ऐड की इंस्ट्रक्शन थी वो फिलहाल यहाँ से गुजर रही है, आपकी जो सॉरी लोड की इंस्ट्रक्शन है अब पहले साइकिल में वो यहाँ पर थी। अब मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि रजिस्टर फाइल क्या करिए, रजिस्टर फाइल बेसिकली इस लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड सेव कर रही होगी। अब जो ही नेक्स्ट साइकिल गुजरेगा, अब जो ही नेक्स्ट साइकिल गुजरेगा तो नेक्स्ट साइकिल के अंदर क्या होगा, ये लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आ जाएगी जो कि डिकोड हो रही होगी। डिकोड होने में क्या करेगी, ये अपने डेटा एक्सट्रैक्ट कर रही होगी, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी ऐड की इंस्ट्रक्शन यहाँ पर होगी। तो अब ये देखें, अब जो ही क्लॉक आएगी तो यहाँ पर क्लॉक के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन का पड़ा हुआ है, अभी ऐड की इंस्ट्रक्शन का डेटा इसको इसकी इनपुट पे पड़ा हुआ है, लेकिन वो तब तक लैच नहीं होगा जब तक आपके पास क्लॉक पल्स नहीं आती। ये अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा डीएलडी को याद रखें, तो सिंक्रोनस सर्किट वही होते थे, जब उसको क्लॉक पल्स मिलती थी तो इनपुट वाला डेटा अपने अंदर लैच करते थे। तो जब तक क्लॉक का एज नहीं आता, जब तक क्लॉक का एज नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी क्लॉक है, ये मेरी क्लॉक है और ये क्लॉक का फॉर एग्जांपल एज है, उसे हम कहते हैं कि डाउन एज के ऊपर ही काम करिए, डाउन एज के ऊपर काम करिए, डाउन एज के ऊपर काम करिए, डाउन एज के ऊपर। तो जब तक ये एज नहीं आएगा ये इनपुट को नहीं लेगा, बस ये चीज़ थोड़ी। अब फिर क्या होगा, लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पड़ी होगी जो कि डिकोड हो रही होगी, फिर इवेंचुअली नेक्स्ट साइकिल आएगा तो फिर आपके पास एंड की इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, एंड यहाँ होगा, ऐड यहाँ पर होगा, ठीक है। और आपका जो लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर चली जाएगी। लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है जो भी कैलकुलेशन करनी है 4 + x2 की वैल्यू तो यहाँ पर होगी। फिर नेक्स्ट साइकिल आएगा, और याद रखें जब ये लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन का जो भी कंटेंट मिल वो जनरेट हो रहा है वो इस रजिस्टर पाइपलाइन के अंदर की इनपुट पे पड़ा हुआ है, लेकिन जो ही आप नेक्स्ट क्लॉक पल्स देंगे तो वो जो इनपुट पे पड़ा हुआ है वो इसके अंदर लैच हो जाया करेगा। तो अब एक चीज तो समझने वाली है कि ये पाइपलाइन कैसे चल रही है। तो आपकी पाइपलाइन क्या करेगी कि एक इंस्ट्रक्शन को फेच कर रही होगी, दूसरी इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर रही होगी, तीसरी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट, इसी तरह ये स्टेप जब चलते रहेंगे तो इवेंचुअली आपकी लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन यहाँ तक आ जाएगी और आपकी दूसरी इंस्ट्रक्शन ऐड की यहाँ पर पड़ी होगी, एंड की इंस्ट्रक्शन यहाँ पर पड़ी होगी आपकी, और आई की इंस्ट्रक्शन यहाँ पर पड़ी होगी और आपकी SW की इंस्ट्रक्शन यहाँ पर पड़ी होगी, ठीक है। तो आप एक एक क्लॉक देते जाएंगे और हर क्लॉक के ऊपर क्या होगा, ये क्या करेगा, पिछली इंस्ट्रक्शन को अगले स्टेज की तरफ पुश कर देगा। एक चीज, दूसरी चीज जो समझने वाली है कि जब हम हर इंस्ट्रक्शन को जब स्टेजेस के थ्रू पुश करें तो यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा फोकस करें तो इसको देखें, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, PCF, इसका मतलब प्रोग्राम काउंटर इन फेच स्टेज। यहां पर देखें
यहां पे लिखा हुआ है पीसी इन डिकोड स्टेज। पीसी की वैल्यू जब डिकोड स्टेज में होगी तो क्या होगी? अब ये डिकोड स्टेज में वो इंस्ट्रक्शन जो इस वक्त डिकोड स्टेज में जो इंस्ट्रक्शन पड़ी उसके पास पीसी की क्या वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह जब आपके पास इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट स्टेज पे जाएगी तो उसके जो भी आरडीई, अब देखिए इसका मतलब है सोर्स जो RS1 थी उसका डेटा, रजिस्टर डेटा 1 एट एग्जीक्यूट स्टेट, register data 2 in execute stage, program counter in execute stage, immediate in execute stage, immediate extend in execute stage, pc plus 4 in execute stage। अब इसकी जरूरत बेसिकली क्यों पड़ रही है? इसकी जरूरत पड़ने का रीजन ये है कि आपके पास हर इंस्ट्रक्शन जब वो चल रही होगी तो अपने सिग्नल्स अपने साथ साथ ले जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है तो उसकी जो भी सोर्सेज हैं अब वो आपको यहाँ पे इसके साथ जाएंगी। लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन की जो भी सोर्सेज हैं वो यहाँ पे जाएंगी। अगर लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो उसका जो भी डेटा आया है, जिस डेटा को उसने, एक डेटा फॉर एग्जाम्पल कोई रजिस्टर की वैल्यू होगी, दूसरा डेटा बेसिकली इमीडिएट से आ रहा होता है। लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन के केस में दूसरा डेटा इमीडिएट से आ रहा होता है, तो हम उसको कहते जा रहे हैं कि इमीडिएट है एग्जीक्यूट स्टेज किस इंस्ट्रक्शन का? लोड वर्ड के इंस्ट्रक्शन का। तो आप जो सिग्नल्स बना रहे हैं उसको हर स्टेज के लिए उसका डिफरेंट नाम देते जा रहे हैं। आप हर सिग्नल को क्या करते जा रहे हैं? डिफरेंट नाम देते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सिग्नल्स इन पाइपलाइन आर अपेंडेड विद द फर्स्ट लेटर ऑफ द स्टेज, ठीक है। तो फेच का जो भी सिग्नल्स हैं वो फेच स्टेज पे हैं, डिकोड के जो भी सिग्नल्स हैं वो डिकोड उस इंस्ट्रक्शन के सिग्नल जो इस डिकोड स्टेज पे पड़ी हुई है। उसी तरह लोड वर्ड x1 8 x2 लोड से ऐड x3 x4 x5 एंड x6 x7 x8, फिर हम कहते हैं और x9 x10 x11, हम फिर कहते हैं SW x12 8 x13, और फिर हम कह लेते हैं लोड वर्ड हो गई है एंड स्टोर से हम सब कह लेते हैं। सब इंस्ट्रक्शन है x14 x15। आप इस सिस्टम को चला रहे हैं, इसमें थोड़ा सा मसला, वो मसला मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ऐड की इंस्ट्रक्शन आपने यहाँ पर सॉरी लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन आपके पास फर्स्ट साइकिल में यहाँ पर आई, फिर लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन आपके पास यहाँ पर आई। अब गौर से देखें, लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन आई तो उसकी जो भी सोर्सेस थी, जो भी डेटा था वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसकी सोर्स 1 का एड्रेस दिया हुआ था, सोर्स 2 का एड्रेस, तो यहाँ पे हमारे पास सोर्स 1 आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास सोर्स 2 आ जाएगी। डेस्टिनेशन का एड्रेस भी हमने यहाँ पर दिया। जब आपकी लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे गई है तो आपकी ऐड की इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आई हुई है, ठीक है। फिर आपकी लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन यहाँ पर चली गई, उसने S1 और S2 हमें नहीं चाहिए होगा, हमें इमीडिएट चाहिए होगा, तो यहाँ से हमसे 8 ला रहे हैं, वो 8 इसको मिलेगा यहाँ से, ये 8 यहाँ से आ रहा है इसके पास इस रास्ते से अगर आपको याद हो, और ये S1 यहाँ से आ रहा है, ये इन दोनों को ऐड करेगा तो इसको कंट्रोल सिग्नल्स देगा जो भी है। ये ऐड करने के बाद एक एड्रेस बन रहा है तो वो एड्रेस हमें यहाँ पर मिलेगा, सही है। अब जब लोड की इंस्ट्रक्शन यहाँ पर पड़ी हुई है, वो देखें उसी टाइम पे, सॉरी ऐड की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पड़ी हुई है, उसी टाइम पे एंड की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पड़ी हुई है, आपकी और की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पड़ी हुई है। जो ही नेक्स्ट साइकिल चलेगा लोड वर्ड यहाँ पर आ जाएगी। ये इंस्ट्रक्शन कौन सी है? राइट बैक स्टेज। राइट बैक स्टेज में इसने क्या करना है? x1 के ऊपर डेटा लिखना है, लेकिन x1 के ऊपर जब ये डेटा लिखने लगेगी तो यहाँ पर आपके पास एंड की ऐड की इंस्ट्रक्शन पड़ी होगी, यहाँ पे आपके पास, मुझे नीचे लिखना चाहिए, एंड की इंस्ट्रक्शन पड़ी होगी, यहाँ पे आपके पास और की इंस्ट्रक्शन पड़ी होगी, और यहाँ पर आपके पास क्या पड़ी होगी? SW की इंस्ट्रक्शन पड़ी होगी। अब गौर से देखें, जब ये लोड की इंस्ट्रक्शन आखिर में क्या करती है? राइट बैक करना चाहती है, तो राइट बैक कहाँ पे करेगी? इस डेटा को उठाएगी, वो लाकर यहाँ पर डेटा रख देगी। लेकिन अगर आप एड्रेस को देखें, इस एड्रेस को देखें, ये एड्रेस 11 to 7, ये कौन सी इंस्ट्रक्शन का पड़ा होगा? ये एड्रेस तो 11 to 7 और की इंस्ट्रक्शन का पड़ा होगा। एड्रेस और की इंस्ट्रक्शन का आपने डेस्टिनेशन पर रखा हुआ है और डेटा आप लाकर रख रहे हो लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन का, तो ये क्या कर रहा है? गलत काम कर रहा है, ये बिल्कुल गलत काम कर रहा है। तो आपको इसमें चेंजेस क्या करनी है? आप इसको चेंजेस ये करनी है कि आपने ये जो ये वाला वायर है इसको हटा देना है,
और इस डेटा को, ये जो डेटा है बिट नंबर 11 टू 7 टू 11, इसको हर बार आगे आगे भेजते जाना है, तो ये सिग्नल आगे जाता जाएगा। तो यहाँ पर अब जब आप इस सिग्नल को देखेंगे तो ये सिग्नल आपको लगेगा, ये होगा आपके पास डेस्टिनेशन रजिस्टर। डेस्टिनेशन रजिस्टर किस चीज़ का? आपकी इंस्ट्रक्शन का इन राइट बैक स्टेज। डेस्टिनेशन रजिस्टर इन राइट बैक स्टेज। तो जो ही आप यहाँ पर डेटा जनरेट करेंगे तो आपने डेस्टिनेशन को भी वापस लाकर फिर यहाँ से करना। तो अब हमें सर्किट को मॉडिफाई कैसे करना है? हमें सर्किट को मॉडिफाई इस तरीके से करना है कि आर डी मस्ट बी अराइव एट द सेम टाइम एज द रिजल्ट। तो जब आपकी लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन यहाँ पर पड़ी होगी, पहले पहले इसको देख लें। हम यहाँ पर आर डी को जो पहले हमने इनिशियली कनेक्ट किया हुआ था, जो सिंगल साइकिल पाथ में थे, वो कनेक्शन हमने खत्म करके इस आर डी को आगे लेके जाना है। अब इस आर डी को अगर हम देखें तो ये आर डी हमारे पास आगे यहाँ से जा रहा है, ये आर डी इन डिकोड स्टेज, आर डी इन एग्जीक्यूशन स्टेट, यहाँ पे यूज इसने नहीं होना। आर डी इन मेमोरी स्टेज में भी इसका कोई काम नहीं है, लेकिन आर डी का बेसिक काम यहाँ पे राइट बैक स्टेज में है। तो ये राइट बैक स्टेज में वापस आता है, ये एड्रेस लोड वर्डिंग इंस्ट्रक्शन का यहाँ पे लिखेगा, ये जिस रजिस्टर के अंदर उसने राइट बैक लिखना है, जो भी उसकी डेस्टिनेशन रजिस्टर था, और यहाँ पे वो डेटा अवेलेबल कर देगा। तो इवेंचुअली जो भी डेटा है वो राइट बैक हो जाएगा। अब याद रखिएगा, राइट बैक वर्ड्स देखिए, राइट बैक फॉलोइंग एज के अंदर, तो इसका मतलब आपकी पहले राइट होगा, फिर वो उसको क्या करेगा, रीड करेगा। तो पहले आपने राइट कर देना है, फिर आपने नेक्स्ट वाला डेटा क्या कर लेना है, रीड कर लेना है। अब हमने क्या की, हमने सिंपल अपना डेटा पाथ लिया था सिंगल साइकिल का, उसके अंदर हमने पाइपलाइन रजिस्टर्स डाले और हमने उसको क्या बना दिया, पाइपलाइन डेटा पाथ। ठीक है, और हमने उसका पाइपलाइन डेटा पाथ में एक इशू था, वो जो आर डी वापस ला के हमने आर डी इनिशियली लिख रहा था, उस आर डी को हम आगे ले जाते गए। जब इंस्ट्रक्शन राइट बैक करना होगा तो तभी हम आर डी हम उसको वापस लाकर रखेंगे। तो ये तो उसका डेटा पाथ हो गया। कंट्रोल पाथ एग्जैक्टली सेम है, वही कंट्रोल यूनिट उठाएं यहाँ पे लगा दें, लेकिन इस कंट्रोल यूनिट में सिर्फ गौर से देखिए, जब ये कंट्रोल यूनिट डिकोड स्टेज के ऊपर डिकोड हो रहा है तो यहाँ पे हर सिग्नल के साथ उसने कहा है कि जो भी इंस्ट्रक्शन डिकोड स्टेज के ऊपर पड़ी है, फॉर एग्जांपल वही लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन हम कहते हैं डिकोड स्टेज पे पड़ी है, तो लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन के डिकोड स्टेज के ऊपर क्या सिग्नल है। और अगर आपको याद हो कि लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन जब हम लिखते हैं तो लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह होती है, लोड वर्ड x1, 8, x2। तो x2 हमारे पास क्या है, एक रजिस्टर है जो कि यहाँ से आ रहा होगा, ये x2 का डेटा होगा, ये एड्रेस के ऊपर जो भी डेटा पड़ा है वो डेटा आ रहा होगा x2। rd1 इन एग्जीक्यूट स्टेज, तो यहाँ पे आपके पास rd1 इन डिकोड स्टेज, इसको हम से इस तरीके से कह सकते हैं। तो यहाँ पे x2 आएगा, यहाँ से वो जो इमीडिएट है 8, तो यहाँ से वो इमीडिएट आ रहा होगा, ये हमें क्या करेगा, इमीडिएट इन डिकोड स्टेज। फिर इमीडिएट जो ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो इमीडिएट यहाँ पे आ गया, तो हम कहेंगे इमीडिएट इन एग्जीक्यूट स्टेज, तो वो यहाँ से जा रहा होगा। इसी तरह अच्छा, ये इमीडिएट आगे बस निकलता कैसे है, यहाँ पर आप इमीडिएट के ऊपर इमीडिएट कंट्रोल दे रहे होते हैं, ये इमीडिएट का कंट्रोल है। तो आप इमीडिएट के ऊपर जब 0 0 दोगे तो उसका जो भी इमीडिएट का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर को लेगा, उसमें से इमीडिएट उस आप इंस्ट्रक्शन से इमीडिएट लेगा, उस इमीडिएट को साइन एक्सटेंड करना है, अरेंज कर, पहले अरेंज करेगा और फिर उसको एक्सटेंड कर देगा। ठीक है, तो 32 बिट में वो 32 बिट की वैल्यू नेक्स्ट क्लॉक पल्स के ऊपर यहाँ पर सेव हो जाएगी। ठीक है, और फिर आप उस इमीडिएट को लेकर यहाँ पर ला रहे हैं। अब यहाँ पर उसने सोर्स को कैसे सेलेक्ट करना है, तो ये वाला देखें, इमीडिएट वाला सिग्नल इसने यहाँ पे खत्म कर दिया। अब यहाँ पे जो सिग्नल्स चाहिए, एएलयू की सोर्स कहाँ से आ रही है, जो कि इस केस में 1 होगा, तो कौन सी इंस्ट्रक्शन के लिए, लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन के लिए, जो लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट स्टेज के ऊपर है उधर। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जब इसको आगे किया तो सिंपल रजिस्टर्ड फाइल को बड़ा करके यहाँ पे हर बिट को सेव करने के लिए एक एक फ्लिप फ्लॉप लगा दिया। इससे 3 बिट सेव हो रही है तो 3 फ्लिप फ्लॉप्स लगा दिए। ठीक, तो ये डेटा आप क्या कर रहे हो, आप इंस्ट्रक्शन को जब आगे पाइपलाइन में पुश करते जा रहे हो या इंस्ट्रक्शन आगे पाइपलाइन में ले जाते जा रहे हो, तो उस इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो भी उसके कंट्रोल सिग्नल्स हैं, तो वो कंट्रोल सिग्नल्स आपने सिंक्रोनाइज कर कर उस पाइपलाइन में आगे आगे पुश करते जाने हैं। ठीक है, तो उस जो भी कंट्रोल सिग्नल्स हैं उनको भी आपने सिंक्रोनाइज कर कर आगे आगे पुश करते जाना है। इधर जो फॉर एग्जाम्पल उसी तरह लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन यहाँ थी
जब वो यहाँ पर आई तो उसको ये वाला सिग्नल रिक्वायर्ड था। जब लोड वर्ड की यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आई तो उसको ये चाहिए कि सोर्स उसको कहाँ से मिल रही हो, तो ये सोर्स है तो सोर्स आपका 1 हो जाएगा। इसी तरह एलयू ऑपरेशन करे ऐड का, तो फॉर एग्जांपल ऐड का कंट्रोल ये है तो यहाँ पर वो सिग्नल यूज हो गया। फिर और साथ ब्रांच की इंस्ट्रक्शन से ब्रांच हो रही है, जंप तो नहीं कर रही है, न लोड इंस्ट्रक्शन ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है, न लोड इंस्ट्रक्शन जंप की इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे दोनों जीरोस चले जाएंगे। ये राइट बाइट अब यहाँ पर आ गई, तो अब लोड की वर्ड की इंस्ट्रक्शन है, मेमोरी को क्या करना है, क्या राइट करना है? नहीं जी, मेमोरी को राइट नहीं करना। देखिए वो सिग्नल हम आगे ट्रेवल कर रहे हैं, और हमने जब लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन मेमोरी स्टेज के ऊपर आई थी तो हमने कहा था लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन का मेमोरी राइट का सिग्नल विद एम। और इसी तरह आपकी यहाँ पे ये सिग्नल आपको चाहिए, क्योंकि हम मेमोरी के ऊपर राइट अनेबल है, राइट करना चाह रहे हैं तो राइट, क्योंकि हम मेमोरी के ऊपर से राइट नहीं करना चाह रहे, हम एक्चुअली मेमोरी को रीड करना चाह रहे हैं, तो राइट सिग्नल क्या होगा, 0 होगा। फिर जो ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो आप इसके जितने भी लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन जब यहाँ पे आएगी तो इसके जितने भी कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो यहाँ पर आ गए। अब ये बता रहे रजिस्टर राइट करना है, बिल्कुल जी, लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन का काम ये रजिस्टर राइट करेगा। रिजल्ट सोर्स डब्ल्यू, रिजल्ट को कहाँ से लेना है, इस केस में आपका जो रिजल्ट है वो मेमोरी से आ रहा है, तो आपके पास रिजल्ट सोर्स 0 1 होगी। ये यहाँ से ट्रेवल करके वो जो डेटा है वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, और वो यहाँ पे अवेलेबल पड़ा होगा। और जो ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी, जो ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो आपका राइट अनेबल हो जाएगा, एड्रेस पड़ा हुआ है, डेटा आप फीडबैक कर रहे हो, इवेंचुअली जो ही क्लॉक पल्स आएगी तो आप उस डेटा को क्या कर लोगे, सेव कर लोगे।